तो पीटी निकालने के लिए अगर हम स्ट्रेटेजी बनाएं तो थोड़ा सा मैं बता दूं, बिल्कुल उनके लिए जो बिगिनर्स हैं, जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है, जिन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं, जिनका कंपल्सरी अटेम्प्ट शुरू हो गया है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे आए थे मेरे पास जिन्हें इस बार अटेम्प्ट देना है और उन्हें यूपीएससी के सिलेबस या पेपर या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उन्हें कुछ भी नॉलेज नहीं है। लॉकडाउन की वजह से सब बंद हो गया, तो उनके लिए भी ये वीडियो खास इंपॉर्टेंट है। तो अगर हिस्ट्री की बात करें, पीटी में दो पेपर होता है। जीएस बहुत शॉर्ट में करूंगा इसे मैं, जीएस और सीसैट। जीएस सामान्य अध्ययन है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करेंट, और सीसैट आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है। ये 80 क्वेश्चन का होता है और ये 100 क्वेश्चन का होता है। 80 क्वेश्चन में 33% आपका अगर क्वेश्चन सही हो जाएगा तो आप सीसैट में क्वालिफाई कर जाएंगे। सीसैट में क्वालिफाई कर गए तो इसमें आपके कितने क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ से मेरिट बनेगा और आपका पीटी पास होगा। तो इसका 33% का मतलब हुआ 27 क्वेश्चन आपको इसमें 80 में से सही करना है। पार्ट के अगर 27 क्वेश्चन सही होता है तो आपका ये क्वालिफाई हो जाएगा, ये नंबर नहीं होएगा, फिर आपका एक कॉपी चेक होगी। अब ये बात आती है कि 27 क्वेश्चन कैसे सही करें। जिन्हें मैथ वगैरह, जिन्हें मैथ आता हो, साइंस बैकग्राउंड के हैं, उनके लिए सीसैट में एक दिन भी देना बिल्कुल ठीक नहीं है। वो जीएस की पढ़ाई करते हैं। जिन्हें सीसैट में प्रॉब्लम है उन्हें हम यहीं पे एक हफ्ते की लास्ट में जब पीटी रहेगा तो एक हफ्ते का क्लास लास्ट में हम लेंगे। उसमें अगर मैथ आता है तो ठीक, नहीं आता है तो हम फोकस करेंगे रीजनिंग पे और कॉम्प्रिहेंशन पे। ठीक है, और मैथ के कुछ चैप्टर हाथ में गिन के, जैसे परसेंटेज, रेशियो, घड़ी वाले सवाल, कैलेंडर वाले सवाल और डाइस ले लें, हालांकि ओरिजिनल में आ जाएगा। ऐसे 3-4 चैप्टर मैथ के गिन के हम करेंगे, 5 चैप्टर, तो आपका सीसैट क्वालिफाई हो जाएगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहें, ये लास्ट के 7 दिनों का क्लास चलेगा। ठीक है, अगर ऐसी जरूरत महसूस हुई तब। अब बात आती है जीएस की। जीएस में 100 क्वेश्चन होंगे, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सही करना है, तभी आपका पीटी मेरिट बनेगा पीटी के रिजल्ट में। तो ज़्यादा क्वेश्चन करने के लिए हम इसके लिए स्टडी बनाते हैं, सिर्फ 2 महीने की पढ़ाई के लिए। 2 महीने हमें किस हिसाब से पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है कि इसमें हमारे 55 से 60 क्वेश्चन बन जाए। अगर 55 से 60 क्वेश्चन आपको बन जा रहा है तो पीटी क्लियर हो जाएगा। फिर आपका अगर मेंस की तैयारी है या कम भी है, या आप तैयार करेंगे 3-4 महीने में, तो भी आपका सिलेक्शन का चांस बढ़ जाएगा। इसलिए ये 2 महीने आपके लिए बहुत क्रूशियल हो जाते हैं। तो इसमें जीएस को हम सिलेबस अगर देखते हैं तो 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला हो गया आपको हिस्ट्री, दूसरा हो गया ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और छठा पोर्शन हो गया करंट। अब अगर हम थोड़ा सा बात कर ले इस पे, कहाँ पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ पे कम करना है, तो पहली बात ये कि किसी का हिस्ट्री ऑप्शनल होगा या ग्रेजुएशन में हिस्ट्री पढ़ा होगा तो उसे हिस्ट्री को कम पढ़ेगा तो उसका काम चल जाएगा। लेकिन उसको बाकी जगह आपका वीक पॉइंट क्या है, जैसे अगर आपका पॉलिटी कमजोर है तो आप पॉलिटी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, इकोनॉमी अगर आपका वीक है तो इकोनॉमी पे ध्यान दीजिए, साइंस एंड वीक है तो उस पर ध्यान दीजिए। तो ये आपको फाइंड करना है कि आपकी ताकत क्या है इस सब्जेक्ट में और आपकी कमजोरी क्या है। इसके अलावा करंट सबको पढ़ना है। करंट का इंपॉर्टेंस
इसमें बीते कुछ सालों से 3-4 सालों से ये आपका 40 से 50% तक का क्वेश्चन कवर कर रहा है। तो अगर हम मान लें कि 40 से 50% कवर कर रहा है, तो आप जितनी स्टडी करोगे उसका 40 से 50% ही आपको पढ़ना है। जैसे अब मैं मान लेता हूँ अगर 10 घंटे अगर आपको पढ़ने हैं तो आपको 4 से 5 घंटा करंट पढ़ना है, बाकी 4-5 घंटे भी ये पढ़ना है। अब 4 से 5 घंटे में हम पढ़ेंगे क्या? तो करंट के लिए ऑनलाइन पे भीड़ लगी हुई है, बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, बहुत कुछ पढ़ा रहे हैं, मार्केट में मैगजीन्स हैं, मटेरियल्स हैं, बहुत कुछ है करंट पढ़ने के लिए। लेकिन आप एक बहुत शॉर्ट में छोटी सी, हालांकि उसका कंटेंट बहुत बड़ा है, वो है द हिंदू। अगर द हिंदू आप एक साल पढ़ते हैं तो आपका ये 3 पोर्शन करंट का पूरा, ये 3 पोर्शन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और करंट, ये पूरा हो जाता है। इतना पढ़ने से आपका 60% इकोनॉमी पूरा हो जाता है, 50 से 60% आपका साइंस एंड टेक पूरा हो जाता है। अगर आप पूरे साल पढ़ते हैं, ठीक है, पूरे साल आपने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, अब 2 महीना बचा है, 2 महीना आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। 2 महीने आप पढ़ेंगे तो जो पहले दिन से शुरू करेंगे और जो पढ़ते आ रहे हैं, जो पढ़ते आ रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, वो 2 से 3 घंटे में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उन्हें पता है, वो 2-3 घंटे में हिंदू कवर कर लेंगे। जो शुरू करेंगे अब से, उन्हें 5 से 6 घंटे लग जाएंगे साल पेपर समझने में और पढ़ने में। बहुत लोगों को तो इंग्लिश ही समझने में 2-3 घंटे लग जाएंगे। तो आप ऐसे हम क्या करेंगे, क्लास के शुरू में ये बताएंगे कि आज के पेपर में कौन सा पेपर, आप पेपर में कौन सा पार्ट आपको पढ़ना है। जैसे मैं मोटा मोटा कर बता दूँ, छोटे काफी शॉर्ट में, कि आपको द हिंदू का एक इकोनॉमी वाला पेज आप जरूर पढ़ें, और न्यूज में साउथ और नॉर्थ की न्यूज आती है, साउथ प्लस नॉर्थ 2 पेज होता है, ये आप पढ़ें। फिर एडिटोरियल कभी कभी इंपॉर्टेंट आपको कवर करता है, तो कभी कभी आपको एडिटोरियल पढ़ने की जरूरत है, और कभी कभी ऐसे राजनीतिक मुद्दे उठाए जाते हैं जिनका हमारे एग्जाम से कोई रिलेशन नहीं होता, तो हम उन्हें स्किप कर सकते हैं, क्योंकि एडिटोरियल पढ़ने में आपको काफी टाइम लगेगा। लेकिन अगर कुछ इकोनॉमिक रिलेटेड कोई एडिटोरियल है, कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई एडिटोरियल है, कोई पॉलिटिक्स से रिलेटेड एडिटोरियल आया है, वो आप जरूर पढ़ें। फिर एक पेज उसमें होता है वर्ल्ड न्यूज, ये लास्ट से तीसरा या चौथा पेज होगा। उसके बाद एक लास्ट खेल के बाद, जो खेल के 2 पेज होते हैं, उसके पीछे सर्वे होते हैं, वो भी रेयरली निकलते हैं। ध्यान रहे कि सर्वे ना छोड़े कोई, जो भी तरह हिंदू में निकल रहा है। अब अगर इस पर जाएंगे हिंदू क्यों पढ़ें क्या है इसमें, तो बहुत लंबा क्लास चल जाएगा, इसलिए आपको ये मान करके सही बात द हिंदू पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जो पढ़ते हैं वो ठीक है, जो नहीं पढ़ते हैं वो कर देंगे। अब बात आती है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की। इसके बाद हमें निकलती 60% पूरा हो जाएगा। 30% के लिए भी ऑनलाइन क्लास है, टीचर्स हैं, मटेरियल्स है, लेकिन अगर आप इसे कम से कम में निपटाना चाहते हैं तो वो है पीवी, ईयरली आता है इकोनॉमी का, वहां से आपका बेसिक हो जाएगा और हिंदू से आपका करंट हो जाएगा, तो ये आपका पूरा हो जाएगा इकोनॉमी का पेपर। ठीक है, हम शुरू करते हैं कि भाई ये 3 सेक्शन हो गए। फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। हिस्ट्री तो ज्यादातर लोगों को आता है, हिस्ट्री हमारे जीवन में हो गया। ज्योग्राफी थोड़ी टेक्निकल होती है, ज्योग्राफी में प्रॉब्लम होती है, तो ज्योग्राफी की रेगुलर क्लास हम यहाँ शुरू करेंगे। पॉलिटी काफी फैक्चुअल होता है, इसके लिए एक बुक बनी है, वो है एम लक्ष्मीकांत, जो कहता है कि हम सिर्फ यूपीएससी के लिए ही बने हैं। तो आप एम लक्ष्मीकांत उठा करके पॉलिटी पूरी कर सकते हैं। पॉलिटी में जो प्रॉब्लम आएगी हम आपके व्यू के हिसाब से उसे भी शुरू कर सकते हैं, जैसा डिमांड होगी। फिर हिस्ट्री आप शुरू करोगे, तो हिस्ट्री के लिए आप कौन सी किताब पढ़ोगे?
तो जिन्हें इस बार अटेम्प्ट देना है, जिनके पास 2 महीने टाइम बचा है, वो 11th 12th की एनसीईआरटी, 11th 12th की एनसीईआरटी, मॉडर्न, मिडिवल और एंशिएंट की, ये तीनों आपके हिस्ट्री के पीटी कवर हो जाएंगे। मेंस तो कवर होगा ही, लेकिन हम कह रहे हैं मेंस से बात नहीं कर रहे, पीटी बात कर रहे हैं। तो आपको पीटी के दृष्टिकोण से भी एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी का जो फैक्ट है वो कॉन्सेप्ट में भी कई जगह भारी पड़ जाता है। फिर मॉडर्न में आपको विपिन चंद्रा लेना पड़ेगा, ठीक है, ये आपका हिस्ट्री पूरा हो जाएगा। ज्योग्राफी के लिए यहाँ पर रेगुलर क्लास चलेगा, और जैसे जैसे मैं इस क्लास को पढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा उसका पीडीएफ आपको लिंक पे चैनल पे मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको जो भी किताबें मैं रिकमेंड करूंगा वो मैं खुद आपको पीडीएफ पे दूंगा, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट टॉपिक वाइज जो हम पढ़ेंगे और चैप्टर वाइज। पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत, अब हम जल्दी से अपना चैप्टर शुरू करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी से। इस ज्योग्राफी को हमें पूरा करना है 2 घंटे में, तो हमें काफी शॉर्ट में पढ़ना पड़ेगा और बहुत ही स्पेसिफिक पढ़ना पड़ेगा। और कम से कम अगर आप मैक्सिमम 10 और मिनिमम 6 घंटा पढ़ते हैं तो आपको 1 से लेकर के 2 घंटा पढ़ने की जरूरत है। तो हमको 1 से अगर आप 10 घंटा पढ़ते हैं तो आप 2 घंटा देंगे, 6 घंटा पढ़ते हैं तो 1 घंटा देंगे। 6 पार्ट में हमने डिवाइड किया था ना, तो 6वां पार्ट में आपको हर सब्जेक्ट को 1 घंटा देना है, इसलिए 1 घंटा आपको देना है। 1 घंटे में 30 से 40 मिनट का हमारा क्लास चलेगा और 20 से 30 मिनट आपको पढ़ना होगा वो नोट्स जो मैं प्रोवाइड करूंगा। अब ज्योग्राफी का हम पहले चैप्टर से शुरू करेंगे। सोलर सिस्टम, कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ा रखा होगा, कोचिंग किया होगा, नोट्स पढ़ेंगे, बुक पढ़ेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ आपने जो भी पढ़ा होगा, अगर आप यहाँ पे क्लास करने में आपको इंटरेस्ट है तो आपने जो भी पढ़ा है उसे हटा दीजिए, निकाल दीजिए। अभी मैं जो बताऊंगा वो बिल्कुल पीटी फोकस्ड होगा, तो उसी के हिसाब से हम टॉपिक को डिजाइन किया है, उसी के हिसाब से हम चैप्टर को लेकर के आगे बढ़ेंगे। जैसे अगर मेंस के लिए पढ़े तो मेंस से पहले टेक्टोनिक प्लेट्स पढ़ाए जाते हैं, ज्वालामुखी, चट्टान, समुद्र, नदी, पृथ्वी, बहुत कुछ। अब हम पीटी को चलेंगे तो बहुत सिलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला चैप्टर है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये ज्यादातर कोचिंग्स में पढ़ाया नहीं जाता है, स्किप कर देते हैं। कई बार बच्चों को सोलर सिस्टम क्लियर ही नहीं होता कि पूरा सोलर सिस्टम किस बेस पे, सोलर सिस्टम में है क्या, ये कैसे काम करता है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है और क्या छोड़नी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। अब इसका इंपॉर्टेंस बताने के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन लिखा है जो सीरियसली यूपीएससी में पूछा हुआ है। आपका अगर ऐसा सोलर सिस्टम में फैक्ट भी है, कॉन्सेप्ट भी है। फैक्ट ये है कि अगर मैं पूछूं कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, बिल्कुल तो छोटा सा फैक्ट है, 6 या 7 के एनसीईआरटी में दिया हुआ है। लेकिन कोई बच्चा ग्रेजुएट कर रहा हो या पीएचडी कर रहा हो, इससे या पूछा जाए तो ज्यादातर लोगों को इसका आंसर नहीं पता होगा, क्योंकि फैक्ट है, भूल जाते हैं, पढ़ते भी तो भी भूल जाते हैं, काम नहीं होता तो भी भूल जाते हैं। तो पृथ्वी से सूरज की दूरी कितनी है, तो 15 मिलियन, ये एक फैक्ट हो गया। अगर यूपीएससी ने पूछ दिया तो ये तो समझ आ गया, ट्रेड की फैक्ट पूछ रहा है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी पूछा, तो हम क्या क्या याद करें, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, पृथ्वी से बृहस्पति की दूरी, सूर्य से बृहस्पति की दूरी, सब याद करना नहीं, हमें वो फैक्ट याद करना है जो हमारे एनसीईआरटी में दिया होगा। तो इससे रिलेटेड इसका इंपॉर्टेंस क्या है इस चैप्टर का, इसके लिए हम कुछ क्वेश्चन में जाते हैं।
तो एक क्वेश्चन है कि उल्का क्या है, मेटियोर। मैं आप लोगों को ऑप्शन देता हूं, तीव्र गति से चलता हुआ तारा, ऑप्शन बी वायु अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव का अंश, तारामंडल, या कुछ ही धूमकेतु। ये ऑप्शन मैंने दिया, आप मन में सोचोगे आपको इसका आंसर आ रहा है। अब अगर आपका आंसर है हाँ तो आपको इंपॉर्टेंस पता होगा सोलर सिस्टम का, अगर आंसर है ना तो आप इसका इंपॉर्टेंस जान लीजिए कि हमें सोलर सिस्टम पढ़ना पड़ेगा और बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उल्का पिंड में ज्यादातर बच्चों ने टीवी में देखे होंगे, मूवीज में देखे होंगे, कहानी में सुने होंगे, लेकिन अभी क्वेश्चन ऐसा आ गया, उसने ऐसे ऑप्शन दिए हैं कि हमें इसका आंसर फाइंड करने में प्रॉब्लम हो रही है। फिर अगर इसी तरीके से और भी क्वेश्चन देखें कि निम्न में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए अल्फा सेंचुरी, बी सूर्य, डी लुब्धक और ए ध्रुव तारा। गलती से ध्रुव तारा मत बोल देना, क्योंकि ध्रुव तारा पृथ्वी से सबसे दूर है। तारा, सूर्य एक तारा है। कई बच्चों को ये नहीं पता होता कि तारा और ग्रह में क्या फर्क है। हाँ बेसिक है, लेकिन होती है लोगों को प्रॉब्लम। तो सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा। ये छोटी छोटी फैक्ट, ये छोटी छोटी बातें जो हमें नहीं पता होती, हम पूछते हैं ये कहाँ से पढ़ेंगे। बहुत सारे फैक्ट हैं, लिस्ट बना लेंगे फैक्ट का, सारे याद कर पाएंगे पॉसिबल नहीं है। तो हम उस फैक्ट को ज्यादा फोकस करेंगे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। वही फैक्ट हिस्ट्री या पॉलिटी या इकोनॉमी या ज्योग्राफी किसी में भी वही फैक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं जो एनसीईआरटी में, वो आप तैयार करोगे तो वो फैक्ट आपको यूपीएससी मिलेंगे। या यूपीएससी में जो फैक्ट पूछे जाते हैं वो आपको किताब में जाएंगे और किसी किताब में इसके फैक्ट नहीं मिलेंगे, रिपीट हो सकता है। ठीक है, तो हम सोलर सिस्टम पढ़ते हैं। सोलर सिस्टम में अगर हम बात करें ब्रह्मांड, ब्रह्मांड क्या है? तो इस तरीके से हमारे ब्रह्मांड का निर्माण होता है, ये हमें बिग बैंग थ्योरी में पता चला, जॉर्ज लेमेंटर ने बताया। अब यहाँ एक चीज छोटी सी बात आप लोग ध्यान दें कि जॉर्ज लेमेंटर ने ये बताया कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। उन्होंने ये नहीं बताया कि सूरज, ग्रह और गैलेक्सीज का निर्माण कैसे हुआ। तो उसमें एक वैज्ञानिक आते हैं वेगनर, जिन्होंने प्लेट टेक्टोनिक्स का भी सिद्धांत दिया था। तो उन्होंने ये बताया कि जिस हिसाब से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है वही प्रक्रिया गैलेक्सी और सूरज के सूर्य के निर्माण के लिए भी उत्तरदायी है। लेमेंटर ने कहा कि एक तारे का एक पिंड में विस्फोट हुआ, उसके बाद से उसमें कण बिखर गए और वहां से एक नॉर्मल मैटर बोलते हैं इसे, सामान्य पदार्थ, ब्लैक मेटल, उसका निर्माण हुआ। फिर उसमें एक तरीके से ऊर्जा आई, उसमें संकुचन हुआ, गैस बने, उसमें विस्फोट हुआ, फिर गैलेक्सी बना। अब लेमेंटर ने वेगनर ने कह दिया कि साहब जब गैलेक्सी बन गए तो फिर वही ब्लैक, वो जो नॉर्मल मैटर है वो फिर इकट्ठा हो रहा है और फिर एक समय बाद समझिए फिर वो फूटता है। जब फूटता है तो फिर तारे का निर्माण हो जाता है। फिर वही तारा जब फूटता है तो ग्रह का निर्माण हो जाता है। इस तरीके से हम आते हैं, सूर्य का निर्माण होता है और सूर्य के बाद हमारे ग्रहों का निर्माण होता है। इस तरीके से आकाश गंगाएं बनी हैं, उनमें से हमारा भी एक आकाश गंगा है। हमारे आकाश गंगा का क्या नाम है? मिल्की वे बोलते हैं, हिंदी में दुग्ध मेखला, मिल्की वे। अब एक छोटी सी बात बता देता हूं आपको कि आकाश गंगा क्यों बोलते हैं। तो भाई हमारे भारत में नदी का एक पर्याय है, अगर नदी का हम पर्यायवाची ढूंढेंगे तो आप गंगा आ जाती है। गंगा नदी है, सबसे बड़ी भारत की बड़ी नदी है। अगर नदी को हम इमेजिन करते हैं गंगा दिमाग में आ जाती है। तो इसी तरह पुराने वैज्ञानिकों ने देखा कि आसमान में लाइट की नदी बह रही है, ऐसे लाइट है तो ऐसे ऐसे होकर के जा रहा है, तो उसे उनका नदी है, तो उनका ये आकाश की गंगा है, इसलिए उसे हिंदी में आकाश गंगा कहा गया। फिर वैज्ञानिक खोजें हुई, बहुत सारे लोगों ने आसमान को देखा,
तो उन्होंने आकाशगंगाओं का खोज किया, कई आकाशगंगाओं का खोज किया। उसमें से एक हमारी आकाशगंगा है जिसका नाम है मिल्की वे। पता चला कि हमारी आकाशगंगा का नाम मिल्की वे है। तो इसमें हमारी आकाशगंगा में सूरज के जैसे सैकड़ों तारे हैं। सूर्य उसका एक पार्ट है और सूर्य का ग्रह जो 8 ग्रह हैं उसमें से पृथ्वी सूर्य का एक पार्ट है और चंद्रमा पृथ्वी का एक पार्ट है। तो हम देखते हैं कि भाई ये पृथ्वी है और चंद्रमा इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। फिर हम देखते हैं सूर्य है और पृथ्वी इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। अब इम्पोर्टेंट थियरी ये है कि ये सूर्य भी आकाशगंगा का चक्कर लगा रहा है अपने साथ में लेकर के। दिमाग में इमेजिन करिए, पृथ्वी चंद्रमा का चक्कर करते हुए चंद्रमा को लेकर के सूरज का चक्कर कर रही है, सूरज इन सबको लेकर के आकाशगंगा का चक्कर कर रहा है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर पूरा करती है 27.3 दिन में, राइट। पृथ्वी सूरज का चक्कर करती है 365 दिन में और सूरज आकाशगंगा का चक्कर करता है 25 करोड़ साल में। बहुत लंबा टाइम हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से सोलर सिस्टम में हमारा सोलर सिस्टम सूरज और गैलेक्सी को हमने जाना, सूरज के निर्माण को हमने जाना। अब सवाल आ रहा होगा कि हमने तो पढ़ा हुआ है कि सूरज का निर्माण हीलियम और हाइड्रोजन से हुआ है, वो तो क्या है? हाँ, वो भी होगा, हम आगे जानेंगे। वो सूरज का कंपोजिशन है, सूरज किससे बना है, निर्माण नहीं है। तो अब अगर हम इसी पे आ जाते हैं कि सूरज का निर्माण क्या, सूरज की एनर्जी का सोर्स क्या है। अच्छा, एक छोटी सी बात, तारा और ग्रह में क्या फर्क है? तो तारे की अपनी सोर्स ऑफ एनर्जी है, ग्रेविटेशनल फोर्स और लाइट। उससे बाकी ग्रहों को वो एनर्जी मिलती है, जैसे पृथ्वी, इसको ग्रेविटेशनल फोर्स और लाइट सूरज से मिलता है। तो तारा मतलब मेन मतलब ये था कि तारा और ग्रह के बीच में अंतर करना। अब सूरज एक तारा है और बाकी जो ग्रह हैं वो जिनकी एनर्जी नहीं है, जो सन पे डिपेंड है, वो ग्रह हो गए। जिनके में एनर्जी है, लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, वो तारा हो गए। तारे का निर्माण कैसे होता है? तो तारे में हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन, कार्बन है और नियॉन है। नियॉन, NEON, नियॉन। ये 78% है, 26%, बाकी ये गलत है, ठीक है। हाइड्रोजन, पहले इसमें सूरज में हाइड्रोजन का परसेंटेज ज्यादा था। हाइड्रोजन हीलियम में चेंज होता है, जब हीलियम में चेंज होता है, इसके जब नाभिक जुड़ते हैं तो हीलियम बनते हैं और इस प्रक्रिया में काफी सारी एनर्जी निकलती है जो हमें सूरज से आती हुई दिखाई पड़ती है, तो हीलियम में बदलते हैं। जैसे जैसे हीलियम की मात्रा बढ़ेगी वैसे वैसे सूरज की आयु कम होती जाएगी। हाइड्रोजन की मात्रा अधिक है तो सूरज की आयु ज्यादा है, हीलियम की मात्रा ज्यादा है तो सूरज की आयु कम है, क्योंकि हाइड्रोजन चेंज होकर के हीलियम में बनता है। जैसे जैसे हाइड्रोजन हीलियम बनता जाएगा, प्रकाश का स्रोत रहेगा, हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, प्रकाश का स्रोत खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा तारा हो गया। अब तारों के समूह को नक्षत्र मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल। जैसे अर्सा मेजर
एक नक्षत्र मंडल है, बिग बेयर एक नक्षत्र मंडल है, सप्तऋषि हमारा एक नक्षत्र मंडल है, ठीक है। और तारे से एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक है ध्रुव तारा, जो मैंने अभी ऑप्शन में आपको बताया था। ध्रुव तारा हमारे सामान्य जीवन में भी कई बार इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, अगर एक आदमी रेगिस्तान में फंस गया और उसे ये पता है कि जहां से मैं खड़ा हूं वहां से मुझे पश्चिम जाना है, तो रेगिस्तान में दिशा सूचक कोई यंत्र नहीं है और दिशा ज्ञात करने का कोई तरीका नहीं है, तो कैसे ज्ञात करेगा? तो अगर उसे ये पता है कि ध्रुव तारा नॉर्थ में दिखता है, फिर पता चलेगा नॉर्थ की तरफ है, अब पश्चिम जाना है तो अपने बाई तरफ मुंह करके चलेगा, आसान हो गया। तो इसलिए ध्रुव तारा का इंपॉर्टेंस हो जाता है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ है, इसी लैंग्वेज में आया हुआ है, ठीक है। और अब बात आती है कि ध्रुव तारे को हम कैसे फाइंड करेंगे। तो फाइंड करने का एक सिंपल सा तरीका होता है। अगर रात के समय हम आसमान में देखेंगे तो हमें एक तारों का एक कुछ यूं चित्र बना हुआ दिखाई देगा, इनका समूह होगा 6। ये इस तरह से एक चित्र बनेगा। रात में हम जैसे आसमान देखेंगे ना तो इस तरह से बनेगा। तो यहाँ से अगर हम लाइन मिलाएंगे तो जो जिसको जिस तारे को सीधा इशारा कर रहा है वही ध्रुव तारा है। प्लस ध्रुव तारा हमें थोड़ा चमकीला दिखता है और बड़ा दिखता है। इस तरीके से ये समस्या हल होती है कि भाई ध्रुव तारा को कैसे पहचानेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं अपने सोलर सिस्टम में अपने ग्रह, सूर्य और ग्रहों की स्थिति। ये सूर्य, ठीक है। जिस क्रम में मैं बनाऊंगा और जिस क्रम में उसकी आकृति रहेगी, मतलब साइज, दोनों एक चित्र से तैयार होंगे। जैसे ये है आपका बुध, इंग्लिश में मरकरी, मरकरी, इसका ये बात हो गया। फिर इससे थोड़ा सा बड़ा ग्रह है आपका शुक्र, वीनस, ये इसका पाथ हो गया। फिर इसके बाद आपका आता है अर्थ, ये इससे थोड़ा बड़ा हो गया। पृथ्वी, ये इसका पाथ हो गया। फिर आता है मार्स। मार्स का पाथ हो जाता है जब हम साइज मतलब आकार के क्रम में बढ़ते हैं तो मार्स का पाथ हो जाता है। क्योंकि जैसा देख रहे हैं बुध छोटा है, उससे बड़ा शुक्र है, उससे बड़ा अर्थ है, लेकिन मंगल पृथ्वी से छोटा हो जाता है, ठीक है। मार्स, इनके उपग्रह, जैसे पृथ्वी एक उपग्रह चंद्रमा है, जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे उपग्रह भी बढ़ते जाएंगे, लेकिन हर पे लागू नहीं होगा, सिर्फ कुछ भी। जैसे इसका एक चंद्रमा है तो इसका 2 है, ठीक है। तो ये इसका पाथ हो गया। फिर आता है जुपिटर, बृहस्पति या गुरु, ये इसका पाथ हो गया। फिर आता है शनि, जिसे बताया था
कि मंगल अपवाद है, उसी तरह शनि भी अपवाद है। शनि यहाँ पे जुपिटर से छोटा हो जाता है। ये इसका पार्ट हो गया। स्वेटर शनि यहाँ पे बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या सबसे ज्यादा है, 63 है, अभी तक ज्ञात है। इसका 60 है, दूसरी पहले कितने आएगा, अभी 60 हो गया है, तो इसका भी ज्यादा है। एनसीईआरटी में पढ़ेगा आपको, एनसीईआरटी में शनि का ज्यादा मिलेगा, लेकिन वो पुराना है, न्यू डाटा ये है। फिर अरुण और वरुण। आकार का क्रम और दूरी का क्रम, ये हो गया। इनके और इनके बीच में ये क्षुद्र ग्रह है, ये छोटे छोटे कॉमेट्स हैं, और ये भी सूरज की परिक्रमा करते हैं। ये मंगल और बृहस्पति के बीच में है क्षुद्र ग्रह। अब इससे एक चीज हम, ये सीमा हो गई एक तरीके से, इसके बाद के ग्रह, इसके पहले के ग्रह। तो इसके पहले के ग्रह को हम बोलते हैं इनर प्लैनेट। इसके बाद के ग्रह को हम बोलते हैं आउटर प्लैनेट। अब इसका क्या मतलब, इनर और आउटर। जो इनर प्लैनेट है वो सारे चट्टानी हैं, मंगल, पृथ्वी, शुक्र और वीनस, ये सारे चट्टानी हैं और ये गैसीय हैं। इवन इसमें तो गैस की गोली है चारों तरफ, जिन्हें रिंग कहते हैं, रिंग बनता है। फिर यहाँ भी रिंग बनता है, ठीक है। यहाँ के वायुमंडल में गैसों की संख्या ज्यादा है, यहाँ के वायुमंडल में गैसों की संख्या कम है। जैसे दूरी बढ़ती जाएगी गैसों की संख्या ज्यादा होती जाएगी। जैसे ये सबसे गर्म है तो इसे यहाँ गैसें बहुत ही कम पाई जाती हैं, ये सबसे दूर है, यहाँ पे गैसों की संख्या सबसे ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। वायुमंडल में आउटर प्लैनेट और इनर प्लैनेट। इनर प्लैनेट चट्टानी है, इसे हमने बोला कि चट्टानी है। इनर प्लैनेट चट्टानी है, आउटर प्लैनेट गैसीय है, और आउटर और इनर के बीच में क्षुद्र ग्रह है। जैसे हालांकि ये क्वेश्चन कभी बना नहीं है, बनने का चांस है। क्वेश्चन बना है बृहस्पति और मंगल के बीच में क्षुद्र ग्रह है, ठीक है। और आउटर ग्रह में ये डिवाइडेशन बस इतना ही है। और दूसरी चीज ये कि हम अगर जीवन की खोज करने जाते हैं तो हमारे पास बड़े ही लिमिटेड सोर्स हैं कि हम कहाँ जा सकते हैं, क्योंकि गैसीय है, यहाँ पे वायुमंडल का संगठन बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे लाइफ की कोई संभावना नहीं है। अर्थ पे लाइफ है, एक और संभावना हमने जाना था कि मार्स पे है। ध्यान से देखने पर हमें पता चलता है कि ये दोनों ग्रह ऐसे हैं जो बीच में हैं। हालांकि पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र कहलाती है, लेकिन यहाँ पे जीवन की पॉसिबिलिटी नहीं है। जुड़वा बहन होने के बावजूद हमने जीवन की संभावना को तलाश करने के लिए कहाँ जाना पड़ा, मंगल में, क्योंकि सूरज से उसकी दूरी, इनर प्लैनेट में होना और चट्टानी होना, और वहाँ के वायुमंडल, और वहाँ पे कुछ हिम शीतल कण पाए गए थे, जैसे बर्फ टाइप की कुछ चीजें मिली थी। तो हमें लगा कि भाई यहाँ पे जीवन हो सकता है कैसे रूप में, तो हम यहाँ पे गए खोज करने, पता चला कि यहाँ कुछ नहीं है। तो आउटर प्लैनेट या इनर प्लैनेट यहाँ भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप खोजने जा सकते हैं तो इनर प्लैनेट पे ही जा सकते हैं, आउटर प्लैनेट में नहीं जा सकते। अब इनर प्लैनेट पे भी जाने के लिए हम बुध भी क्यों नहीं गए, तो बुध सूरज के इतने नजदीक है कि इसकी रात में तापमान 600 डिग्री सेल्सियस होता है, और दिन में उतना ही ठंडा हो जाता है, माइनस में चला जाता है। सॉरी, अपोजिट, दिन में इसका टेम्परेचर 600 डिग्री सेल्सियस होता है और रात में उतना ही ये ठंडा हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जीवन की संभावना नहीं है, इतना टेम्परेचर फ्लक्चुएशन में जीवन नहीं हो सकता। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन बोलते हैं, लेकिन पास होने की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम है कि यहाँ पे वायुमंडल टिक नहीं पाता। वायुमंडल गर्म होने की वजह से, अब हम गैस को गर्म करेंगे, अगर हमारी पृथ्वी गर्म हो जाए तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन सारे छोड़ के बाहर चले जाएंगे, जल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे।
तो अर्थ से इसकी दूरी बिल्कुल ऐसी स्थिति में जिसको बोलते हैं आदर्श स्थिति में है कि यहाँ पे सारी आदर्श स्थिति डेवलप हो पाई, तब जाकर के हमारे यहाँ पे जीवन संभव हो पाया। इसलिए इन्हें ऑर्बिटल प्लैनेट का इंपॉर्टेंस है। शुक्र और वरुण ये अपवाद है इस मामले में। ये सारे सूरज का चक्कर पश्चिम से पूरब से पश्चिम लगाते हैं और ये पश्चिम से पूरब लगाते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये सारे एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, जबकि ये सारे क्लॉकवाइज घूमते हैं और ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। अब इसी तरीके से एक और फैक्ट पे हम ध्यान देंगे, जैसे रोटेशन का टाइम। जैसे मैंने बताया ना कि अर्थ जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे रोटेशन का टाइम बढ़ता जाएगा। सॉरी, परिभ्रमण मतलब इसका चक्कर काटने का टाइम बढ़ता जाएगा जिससे दूर जाएंगे। ये आपका 58 डेज में एक चक्कर पूरा करता है। 58 डेज मतलब इसका एक साल 58 डेज में पूरा हो जाता है। अच्छा, कुछ चीजें निकालनी पड़ेंगी।